करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो यार जो उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, बीपीडीओ, एसआई, पटवारी, समूह गौ सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये नए सिलेबस पर आधारित है। 2025 और 26 के लिए जो आपका नया सिलेबस है उस पर आधारित है। तो चलिए, इसकी पीडीएफ फाइल देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और आप पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, पहला पॉइंट दे रहा है, रामायण और महाभारत वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। जो रामायण और महाभारत है वो वैदिक संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं, वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में है ना, वैदिक संस्कृत के बाद का जो बिगड़ा हुआ रूप था संस्कृत का, उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो उसी लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत को लिखा गया है। वेद, उपनिषद और पुराण वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, तो ये बल्कि सही है। वेद, उपनिषद और पुराण जो है वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। तो जो बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक है ना, जिसमें आपका विनय पिटक आता है, सूत पिटक और अभिधम पिटक है ना, तो ये तीन क्या कहते हैं इसके वो हैं, तो उससे मिलकर बना है। तो इसमें जो है ये त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ का जो क्या कहते हैं पवित्र ग्रंथ है ये, है ना, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है, तो ये भी सही है। तो पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट में राम भक्ति धारा, यानी कि इधर जो है आपके भक्ति काल के जो है भागों को विभाजित किया गया है, और इधर भक्ति काल के कुछ कवि दिए गए हैं जो मतलब किससे मैच करते हैं। तो राम भक्ति धारा के कवि इनमें से कौन है? तुलसीदास है। कृष्ण भक्ति धारा के कवि देखो आप लोग, तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि इनमें से सूरदास है। संत काव्य धारा के कवि देखेंगे तो संत काव्य धारा के कवि है संत कबीरदास है ना, इनको इनके नाम के आगे संत लगता है, तो कबीरदास जी। और सूफी काव्य धारा के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी काव्य के धारा के कवि है इनमें से। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो भाई देखो महाप्राण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो श्वास वायु या प्राणवायु अधिक मात्रा में खर्च होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, हिंदी वर्णमाला के वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे आप लोग देखना क, ख, ग, घ, ग, ये है आपके। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क में जो है श्वास वायु कम खर्च होता है, ख में ज़्यादा हो रही है, तो ख जो है महाप्राण है। ग में श्वास वायु कम होती है और घ में ज़्यादा होती है, तो ये महाप्राण है। तो ये देखो ऐसे ही जो है च, छ, ज, झ, य, इसमें जो है छ और झ जो है महाप्राण है। तो ऐसे करके जो है आपके क्या हो जाएंगे, आप हिंदी वर्णमाला के पांच वर्ग होते हैं ऐसे करके, है ना। हिंदी वर्णमाला के जो वर्ग है उसमें 5 वर्ग होते हैं। तो आप लोग देखो आपके च, छ, ज, ज, य हो जाएगा। तो मतलब आपके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 आपके इस लाइन में हो जाएंगे, 5 इस लाइन में हो जाएंगे, तो 10 तो हो गए महाप्राण ये, है ना। और आपके 4 हो जाएंगे क्या कहते हैं, स और ह, 4 आपके ये हो जाएंगे। तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। तो महाप्राण वर्णों की संख्या जो है कितनी होती है? 14 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे देखो तद्भव शब्द ढूंढना हमने भाई। तो तद्भव शब्द देखो चूर्ण, चूर्ण जो है क्या है अपने आप में तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है ना वो होता है चूर्ण, है ना। अगर आप निम्ब देखोगे तो निम्ब भी अपने आप में तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव देखोगे तो इसका तद्भव होता है आपका नीम। इसका तद्भव क्या होता है? नीम। अगर देखो शिक्षा, तो शिक्षा भी अपने आप में क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है शीख। क्या होता है? सीख होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें तद्भव जो है कोई भी नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन या किस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ढूंढना भाई। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं जो नाप तोल, जहाँ जिनकी जो है नाप तोल की जाती है, मतलब या तो नापा जाएगा और या फिर तोला जाएगा, जिनकी काउंटिंग की जाती है वो आपके संख्या में जाते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो परिमाण में क्या होंगे? नाप तोल वाले होंगे। अब परिमाण में भी क्या होता है? कुछ निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। जिनकी संख्या जो है जिनका परिमाण जो निश्चित आ जाएगा वो निश्चित परिमाणवाचक, जिनका परिमाण निश्चित नहीं होगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आप लोग देखो थोड़ा चीनी चाहिए, तो चीनी को हम तोलते हैं ना, तो चीनी को तोलता है, और थोड़ी चीनी बोल रहा हो तो चीनी फिक्स नहीं बोला, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो ये हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे कुछ पीले कपड़े दे दो। अब देखो अगर आप बोलोगे कुछ मीटर कपड़े दे दो तब तो नाप के देगा, लेकिन आप बोलो मुझे कुछ पीले कपड़े दे तो देगा गिन के 1 2 3 4 5 6 कपड़े दे देगा पीले। तो ये क्या कहते हैं? आपका संख्यावाचक विशेषण में आएगा, और अनिश्चित संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर हम इसको देखो, मुझे 2 बोरी चीनी चाहिए। अब चीनी वैसे तोलते हैं, तो चीनी आपकी जो परिमाण में आनी थी, लेकिन वो बोला 2 बोरी चीनी। अब 2 बोरी चीनी देगा तो 1 बोरी 2 बोरी, वो तोल के नहीं दे रहा, वो गिन के दे रहा उसे, तो गिन के दे रहा, तो ये 2 बोरी चीनी आपकी क्या हो जाएगी? निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? निश्चित
संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। और हमें देखना अनिश्चित परिमाणवाचक, तो ये भी नहीं है। आप लोग देखो तालाब में बहुत पानी था, तो जो तालाब है, जो पानी होता, पानी को मापा जाता है भाई, है ना, और पानी को मापा जाता तो तालाब में बहुत पानी था, संख्या भी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये चौथा हो जाएगा। वहाँ बहुत बालक खेल रहे थे, वहाँ बहुत बालक खेल रहे थे, जो देखो जो बालक होते हैं, बालकों की तो संख्या काउंट करेंगे ना, 1 बालक, 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक, लेकिन अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या हो जाएगी। ये भी संख्या में हो जाएगा, तो परिमाण केवल नाप तोल में आता है। तो क्या हो जाएगा, केवल पहला और चौथा इसका आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। तो बी इसका जो है सही आंसर होगा। पहला है, सॉरी हाँ, पहला और चौथा, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, ठीक है, मुझे पहला और चौथा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे देखो गायों के, ये थोड़ा सा जो है चराने का होगा भाई, गायों के चराने, जिसको चुगाना भी बोलते हैं, गायों के चराने का जो स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गौचर, है ना। दूसरों का दोष खोजने वाला, दूसरों का दोष खोजने वालों को क्या कहते हैं, तो छिद्रान्वेषी, दूसरे का दोष खोजने वाला होता है छिद्रान्वेषी। जीतने की इच्छा रखने वाला, तो जीतने की इच्छा रखने वाला होता है जिगीषु, और जिसकी कीमत ना हो, उसे कहते हैं अमूल्य। जिसकी कोई कीमत नहीं होती वो अमूल्य कहलाता है। तो पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, और तीसरे का दूसरा हो जाएगा, और चौथे का चौथा। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मनोहर श्याम जोशी की इनमें से किन रचनाओं पर धारावाहिक प्रसारित होते थे। तो मतलब मनोहर श्याम जोशी की जो रचनाएं, वो कौन सी रचनाएं इनमें से जिनके ऊपर जो धारावाहिक बने थे। तो देखो भाई, हम लोग तो मतलब क्या है कि ये हिंदी का पहला ऐसा धारावाहिक है जो दूरदर्शन पर सबसे पहले प्रसारित हुआ था, मनोहर श्याम जोशी का। तो हम लोग तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुनियाद भी क्या कहते हैं, बुनियाद के ऊपर भी धारावाहिक बना था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इसके ऊपर भी धारावाहिक बना था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जमीन आसमान, इसके ऊपर भी धारावाहिक बना था, और गाथा के ऊपर भी धारावाहिक बना था, और सारे के सारे मनोहर श्याम जोशी के हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली को गंवारू किसने कहा था। तो खड़ी बोली को जो गंवारू कहा था भाई, वो गिलक्राइस्ट और अब्दुल हक दोनों ने ही खड़ी बोली को गंवारू कहा था। तो ए और बी दोनों। आपको पता होगा जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की एक क्या है, बोली है। किसकी है ये जो है खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की क्या है, पश्चिमी हिंदी की ये क्या है, एक बोली है, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां आती है, जिसमें क्या हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा के अलावा कन्नौजी है, और कन्नौजी के अलावा बुंदेली। ये 5 बोलियां आती है पश्चिमी हिंदी की। इनमें से जो पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली को गिलक्राइस्ट और अब्दुल हक ने क्या कहा था, गंवारू कहा था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है, ऐसे पत्रों में जिसकी विशिष्ट नियम, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गलत बोल रहा है भाई। जो व्यावसायिक पत्र होते हैं उसमें भी विशिष्ट नियम लगाए जाते हैं, एक नियम के तहत लिखे जाते हैं, और शब्दावली भी अच्छी लिखी जाती है, रूपरेखा की भी क्या है, आवश्यकता होती है, रूपरेखा भी उसकी तैयार की जाती है। तो ये पहले वाला तो भाई गलत बोल रहा है। दूसरा कह रहा है, ऐसे पत्रों में संबोधन, ऐसे पत्रों में जो संबोधन किया जाता है महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। तो ये सही बोल रहा है कि जो आपके व्यावसायिक पत्र होता है उसमें जो संबोधन किया तो कहा जाता है कि जिसको लिखेगा वो महोदय लिख सकता है, महाशय भी लिख सकता है। सही कह रहा है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। भाई सीधी सी बात है कि जो व्यावसायिक पत्र होगा वो किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार भी हो सकता है। तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते जरा, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। अब देखो कहीं कहीं पे आपको इस कारक की जो विभक्ति मिलेगी वो करण कारक भी मिल सकती है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखना, जबकि क्या है कि मीरा को गंदगी से घृणा है, तो मीरा को गंदगी से घृणा है, तो मीरा को गंदगी से जो है आप मीरा को जो है गंदगी से क्या किया जा रहा है, अलग करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नौ, ये देखो बहुत बढ़िया जो है एक क्या कहते हैं पहाड़ी लोकोक्ति है, नौ कुंवारी ब्याह। नौ कुंवारी ब्याह का मतलब है कि जो नौ क्या कुंवारी लड़कियों का विवाह
एक साथ होना। जब 9 कुंवारी लड़कियों का विवाह एक साथ होगा तो उसी को क्या बताया जा रहा है कि 9 कुंवारी ब्याह, 9 कुंवारी ब्याह, 9 लड़कियों का, 9 कुंवारी लड़कियों का एक साथ विवाह। तो असमंजस की स्थिति होना नहीं, कार्य में अत्यंत जटिलता होना, गांव में कुंवारी कन्याओं का विवाह होना, टेढ़ा मेढ़ा, गांव में कुंवारी कन्या का विवाह होना, ये भी नहीं। देखो क्या है कि कार्य में अत्यंत जटिलता होना, जब 9 कुंवारी कन्याओं का एक साथ विवाह होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, अत्यंत जटिल हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा करवाना, है ना। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसमें कह रहा है, इसमें देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर जो है शरीर के जो है अंग लिखे गए हैं, इधर शरीर के अंग लिखे गए हैं और इधर लिखा गया है आभूषण, है ना, जो शरीर में पहने जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कनफूल, जो कनफूल आभूषण होता है वो कान में पहने जाता है, कान में इस तरीके से पहने जाता है वो कनफूल होता है। बुलाक होता है जो मतलब नाक में लगती है इस तरीके से, उसको बुलाक कहते हैं, है ना, पहले के लोग बहुत पहनते थे बुलाक। और धागुला, जो धागुला होता है, धागुला जो है कलाई में पहना जाता है ना, धागुला किस में पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है। और जो तिमणियां हैं, तिमणियां मतलब गले में एक हार टाइप का होता है, माला टाइप की होती है, वो गले में पहनी जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखे जरा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो आप लोग देखो यहाँ पे कामायनी भी जयशंकर प्रसाद के, लहर जयशंकर प्रसाद के, आंसू जयशंकर प्रसाद की है। जो अणिमा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है भाई, ठीक है ना, तो अणिमा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है वो अणिमा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा हो कि ईहा, ईहा, अनिहा, जो ईहा होता है, ईहा का विलोम शब्द दे रखा है अनिहा। अनिहा क्या होता है, ईहा का विलोम शब्द दे रखा है ना, ईहा का विलोम शब्द होता है अनिहा। तो खंडन का विलोम शब्द क्या होता है, तो खंडन खत्म करना होता है और स्टार्ट करना होता है मंडन, तो आपका क्या हो जाएगा मंडन। तो खंडन का विलोम शब्द क्या होगा, मंडन, है ना, किसी बात को मतलब खत्म कर देना, खंडित कर देना, उसका मंडन होता है विलोम शब्द, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, या अनुरागी चित्त की समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो देखो क्या कह रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि जो मतलब अनुरागी होते हैं, प्रेमी होता है, उनकी गति को उनको कोई समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग मतलब जैसे जैसे श्याम के रंग में हम रंग जाते हैं वैसे वैसे जो है हमारे जीवन में क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो श्याम है ना, श्याम का मतलब क्या होता है, वैसे काला होता है, और श्याम का मतलब जो है कृष्ण भी होता है। अब श्याम का मतलब काला भी होता है और श्याम का मतलब कृष्ण भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई ऐसा क्या कहते हैं, लगता है कि जैसे मतलब उसका अर्थ अगर आप सिंपल तरीके से अर्थ लगाओगे तो अर्थ तो उसका क्या है कि मतलब कुछ और निकल रहा, उल्टा सा अर्थ निकलेगा। उल्टा अर्थ ऐसे निकलेगा कि देखो श्याम जब आपके मन काला होते जाएगा, जैसे जैसे आपका मन का रंग काला हो जाएगा तो उजाला तो ना होगा, अंधेरा होगा। लेकिन वास्तविक रूप से उसका अर्थ क्या है कि वो कह रहा है कि श्याम, श्याम मतलब कृष्ण, कि जैसे जैसे हम कृष्ण के रंग में रंगेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में उजाला हो जाएगा। तो ऐसे जब होता है कि अर्थ तो आप जो है कुछ और भी लगा सकते हो उसका, लेकिन वास्तविक अर्थ कुछ और होता है, तो उसके अपोजिट अर्थ जहाँ पे बनता ना, वहाँ पे क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ताड़नजात व्यंजनों को कहा जाता है, जो ताड़नजात व्यंजन है उनको क्या कहा जाता है, नुक्ता व्यंजन कहा जाता है। नहीं, नुक्ता व्यंजन ये होता है भाई, ये फ है ना, जौ, जिनके नीचे यहाँ पे बिंदा होता है, ये होता है नुक्ता व्यंजन। पंचमाक्षर व्यंजन, पंचमाक्षर होते हैं, जैसे आपका गाँव हो गया, आपका नौ हो गया, म हो गया, यो हो गया, जो अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के पांचों वर्ण होते हैं उसको पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं। फेंका हुआ व्यंजन को क्या कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं। तो फेंका हुआ व्यंजन ही क्या होता है, ताड़नजात होता है। जैसे आपका ये डॉ होता है, डॉ के नीचे बिंदा, और ढौ के नीचे क्या होता है, बिंदा होता है। इनको ही क्या कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन या ताड़नजात कहते हैं। क्यों कहा जाता है ताड़नजात, और इन्हीं को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको ही कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जीभ जो जब इनका उच्चारण किया था तो जीभ उठी जाती है ऊपर और फिर यहाँ पे फंस के बाहर निकलती है। ताड़नजात, फेंका हुआ, ताड़नजात और फेंका हुआ इसलिए कहते हैं कि जीभ जो यहाँ पे ऊपर तड़ जाती है, मतलब ऐसे करके तन जाती है और फिर जीभ को फेंका जाता है, जैसे ड ऐसे करके फेंका जाता है, तो इसलिए ताड़नजात कहते हैं। और फेंका हुआ भी इसलिए कहते हैं जीभ को बाहर की तरफ को फेंका जाता है, तो इसलिए इसको जो फेंका हुआ व्यंजन ये दोनों होते हैं, और इन्हीं को ताड़नजात कहते हैं और इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा अनुकरणवाचक देशज शब्द है, देखो एक होता है अनुकरणवाचक देशज शब्द और एक होता है अनुकरण रहित देशज शब्द। ऐसे देशज शब्द जिनकी क्या कहते हैं, जैसे पदार्थ की कल्पित, पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ या वस्तु की कल्पित अवस्था को ध्यान में रखकर जब उसके नाम रखे जाते हैं तो उन्हें कहते हैं अनुकरणवाचक देशज शब्द। और जिनके मतलब ध्वनि को ध्यान में रखकर उनके नाम नहीं रखे गए हैं उनको कहते हैं अनुकरण रहित देशज शब्द। अब यहाँ पे जो पशु पक्षियों की आवाज या मतलब आवाज या ध्वनियाँ आती है, ज्यादातर पशु पक्षियों की हो सकती है, इंसान के द्वारा जो आवाज की जाएगी वो आवाजें आएगी इसमें। देखो खटखटाना, तो खटखटाना एक दरवाजे की आवाज होती है तो अनुकरणवाचक है।
कल कल, कल कल क्या होती है, पानी के बहने की आवाज़ या फिर पत्तों के हिलने की आवाज़ हो सकती है कल कल, तो ये भी क्या कहता है अनुकरणवाचक जैसे शब्द है ना। अगर देखोगे मुक्का, जगमग, ये कोई अनुकरणवाचक नहीं है। ठोकर, टक्कर, ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो आवाज़ हो इनमें, है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी वाक्य झोल कम कर दियान, क्या कह रहा है, पहाड़ी वाक्य झोल कम कर दियान में झोल का अर्थ क्या होता है। वो कह रहा कि जो मतलब आग जल रही है उसकी आंच कम कर दो, है ना, तो झोल का मतलब क्या होता है, आंच होता है भाई, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखो आप लोगों ने सुना होगा, एक वाक्य सुना होगा, क्या कहता है, आपने जो है क्रियाएं सुनी होगी, है ना। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे काल होते हैं, सॉरी काल की बात कर रहा हूं मैं, जो काल होते हैं, काल में एक काल होता है हेतु, हेतु मद भविष्य काल। तो जैसे क्या कहते हैं, हेतु, हेतु मद भविष्य काल भी होता है और वर्तमान काल भी होता है ना, सॉरी भूतकाल भी होता है ना, वर्तमान काल में नहीं होता हेतु, हेतु कि जिसमें क्या होता है कि शर्त होती है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो ये सारे के सारे हेतु, हेतु मद भविष्य काल होते हैं, और यही जो है क्या कहते हैं, हमेशा क्या होता है, संकेतवाचक होते हैं। तो संकेतवाचक में क्या होता है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और यही हेतु, हेतु मद भविष्य काल भी होता है, ठीक है ना। इच्छावाचक होता है जहाँ पे इच्छा जैसे, जहाँ पे कोई कामना और शुभकामना होती है कि खुश रहो, जीते रहो, नव वर्ष मंगलमय हो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, ऐसे करके इच्छावाचक। संदेहवाचक होता है जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, मैं दिल्ली आ सकता हूँ, शायद हम आज खेलेंगे, तो ये शायद, ये संदेहवाचक। विधिवाचक बात है, नेता जी का लोगों ने स्वागत किया, विधिवाचक वाक्य, जो मतलब ये कि एक नेचुरल क्रिया होती है कि ऐसा होता ही है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, नदी बहती है, ये विधिवाचक वाक्य हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐक्य में प्रत्यय क्या है, ऐक्य में प्रत्यय क्या होगा, देखो ऐक्य जो है ना वो एक प्लस यो से बना हुआ है, तो इसमें जो प्रत्यय होगा ना वो यो प्रत्यय होगा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण कहाँ होता है भाई, नीचे की तरफ। ये चार दिशाएं होती है हमारे पास, इधर की तरफ को पूर्व दिशा होती है, इधर की तरफ को पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की तरफ को उत्तर होती है, और नीचे की तरफ को दक्षिण दिशा होती है। तो वो कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, तो अगर दक्षिण हम यहाँ से उसको चलाते हैं, या नीचे को जाता है इधर को, तो 30 मीटर ये नीचे की तरफ को आ गया यहाँ पे। फिर कह रहा है फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो जब नीचे को जा रहा तो उसका दायां किधर को हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, तो दाहिनी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, मतलब इतना ही चलेगा, तो ये 30 मीटर जो यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसके बाद कह फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ को इधर को आ रहा था तो इसका बायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ को आ जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चलता, तो यहाँ पे पहुँच गया वो, है ना, 20 मीटर चला और यहाँ पे पहुँच गया। फिर कह रहा है फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर कह रहा है फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, तो जब नीचे को जाता तो बायां कहाँ हो जाएगा, इधर को, तो बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलता है। ये देखो 30 मीटर चल गया, ये 30 मीटर था तो ये भी 30 मीटर जो है यहाँ पे पहुँच गया, चलता है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो पहले वो यहाँ था और अभी यहाँ पहुँच गया, तो 30 तो ये हो गया, 30 ये है तो ये वाला 20 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, और 30 और 20 50 मीटर हो जाएगा, तो 50 इसका आंसर, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न को चुनिए, जो मतलब बिल्कुल अलग है इनमें से उसको चुनना हमने। आप लोग देखो कैसे चुन सकते हो, अगर आप इनके नंबर को ऐड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके नंबर को ऐड करोगे 7 और 2 9, या फिर 8 और 2 10 और 7 17 हो जाएगा। इनके नंबर को आप ऐड करोगे तो 8 और 6 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। इनके नंबर को आप ऐड करोगे तो 8 और 3 9 10 11 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। अब आप लोग देखो कि जो आप यहाँ पे अगर देखते हो तो ये अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता 3 में। 17 भी अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 11 भी अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन 15 में 3 का भाग भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो यही आपका इनमें भिन्न हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक, मतलब एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त होते हैं। मतलब अगर कोई छात्र परीक्षा दे रहा है, सही उत्तर देता है तो उसको 8 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न के, है ना, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक खो देता है, मतलब माइनस मार्किंग होती है। अगर मतलब क्या है आपका कि गलत उत्तर देता है तो हर गलत उत्तर के लिए उसको क्या है 2 अंक जो है उसके काट लिए जाते हैं। यदि वह 120 प्रश्नों को हल करता है और 260 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है। तो चलो हम जो है इसको ऑप्शन से देखेंगे। वैसे इसकी ट्रिक एक और भी है, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन से देखें, चलो सपोज हम ये मान के चले कि उसके द्वारा जो सही किए गए उत्तर वो 48 है, तो अगर 48 उसने सही किए होंगे और उसने किए टोटल 120, तो भाई आप 120 में से 48 को माइनस कर दो, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा क्या कहते हैं, यहाँ बचा 11 में से 4 गया 7, और कितना बचा आपका यहाँ पे है 72, यानी कि सही तो हुआ उसके कितना 48 और 72 हुआ उसके गलत। तो आप जो सही उत्तर है वो सही उत्तर के लिए उसको कितना मिलते हैं 8 अंक मिलते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो
8 8 64, 8 8 64 और 8 32, 33 34 35 36 37 38, तो कितना हो जाएगा 384 हो जाएंगे। और 72 मतलब ये गलत है, 72 गलत हो रहे तो एक गलत उत्तर के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 उससे गलत हो गए। तो इसमें से इसको माइनस करो जरा, अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपको कितना आना चाहिए 260 आना चाहिए, तो आपका सही है। 260 नहीं आया तो आपको दूसरा चेक करना पड़ेगा। तो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई, 8 में से 4 गया तो 4 और 3 में से ये हो गया आपका 240, जबकि 260 आना चाहिए था, तो ये आपका सही नहीं है। इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे देखते हैं जरा 50 को देखते हैं, सीधे 50 वाले को देखते हैं, है ना, सी वाले टोटल किया उसने 120, तो गलत कितने हो जाएंगे इसके 70 हो जाएंगे। तो एक गलत उत्तर के, एक सही उत्तर के 8 मिलता है और गलत उत्तर के 2 मिलते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 400 आपके हो गए, है ना, और 7 दूनी 14, 140 उसके ये हो गए। तो इसमें से माइनस करो आप तो कितना बना 0, है ना, 10 में से यहाँ पे बच्चा यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बच्चा आपका 3, 3 में से 1 गया 2, तो 260, देखो 260 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 50 उसने सही किया है और 70 उसने क्या किया है, गलत किया है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, तो ए और बी की आयु का अनुपात देखो, हमने कहा कि ए और बी जो है, ए और बी इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3 है, ठीक है। यदि 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि जो ए है, अगर हम 6 वर्ष बाद की बात करें तो 6 वर्ष बाद ए जो है 26 वर्ष का हो जाएगा। ये आयु दे रखी है, अनुपात दे रखा वर्तमान का, है ना, वर्तमान का। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है मतलब वर्तमान का है, और ये दे रखा 6 वर्ष बाद का। जब भी कभी आप रेशियो से सॉल्व करो इन क्वेश्चन को, तो जो जिस समय का अनुपात होता है उसी समय की आयु होनी चाहिए, लेकिन ये आयु दे रखी 6 वर्ष बाद की। तो लेकिन अगर आप वर्तमान निकालोगे, वर्तमान आयु निकालोगे किसकी, ए की दे रखी ना 6 वर्ष बाद 26, तो कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान कितनी, 6 वर्ष बाद तो 26 थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 20, 26 में से 6 कम कर दो तो 20 रही होगी वर्तमान में, तो वर्तमान में 20 है उसकी आयु, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे कि ए की आयु का रेशियो 4 है, तो ए की आयु का रेशियो जब 4 है तो 4 के बराबर रख दो आप 20, क्योंकि ये ए का रेशियो है ए 4 और क्या कहते हैं ए की आयु है 20 वर्ष। तो आपका बी की निकालनी है, तो बी का रेशियो कितना 3, तो 3 बराबर निकाल दो, 20 गुणा 3 बटे अपॉन में ये 4 आ जाएगा। देखो 20 अपनी जगह पे, जिसको निकालता हूँ मल्टीप्लाई में, और ये वाला नंबर हमेशा 4 अपॉन में जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 दिया 15 वर्ष, तो 15 वर्ष आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उसके बहनों की है, और प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की दुगुनी है। देखो हम ये मान के चलते हैं कि मान लिया कि x है, यहाँ पे लड़कियाँ x है, और y मान के चला हमने कि y क्या है, लड़के हैं। तो उसने क्या किया कि एक परिवार में प्रत्येक लड़के के भाइयों की संख्या उतनी है जितनी उसके बहनों की संख्या है। तो आप लोग देखना कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जो लड़के हैं, लड़के कितने हो जाएंगे भाई, अगर लड़के देखें तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो परिवार में प्रत्येक लड़के के भाइयों की संख्या, तो लड़के के भाइयों की संख्या उतनी है, तो लड़के के भाई कितने हो जाएंगे, लड़के के भाई हो जाएंगे भाई क्या, लड़के के भाई कितने हो जाएंगे कि जैसे हमने लड़के हैं तो लड़के के भाई क्या हो जाएंगे x+1, क्योंकि उसने कहा कि लड़के के भाइयों की जो संख्या है वो उतनी ही है, लड़के के भाइयों जितनी उसकी बहनों की है। तो जो लड़के होंगे, अगर लड़के हमारे पास क्या है, लड़के अगर y है ना, तो उसकी बहनें कितनी हो जाएगी x, तो x हो गई। लेकिन उसके जो मतलब क्या है कि जो लड़के हैं, लड़के के भाई है, तो खुद को मतलब काउंट नहीं करेगा ना उसमें कि उसके भाई आएंगे, तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 1 हो गया इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो लड़के हमने y माने, तो आप y बराबर x+1, एक इक्वेशन ये बना सकते हो, ठीक है ना, मतलब लड़के हमारे क्या है x+1 आए, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी यहाँ पे x+1, और इसमें दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना है ये, है ना। तो ये मान के चलो कि लड़कियाँ कितनी थी, हमारी x थी, तो आपका दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x बराबर 2x+1, ये आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ से पहले सीधा जो x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 2x+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को आप इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 3x, 2 को इधर लेके आओगे तो आपका x बराबर 1 हो जाएगा, ये अप्लाई तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x को इधर लेके आओगे तो ये 1x बच जाएगा, और इधर आपका क्या रह जाएगा 2, तो x की वैल्यू तो आ गई 2, तो मतलब बहनें हमारी 2 मिल गई। अब भाई कितने होंगे, सीधा x की वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा y बराबर x की वैल्यू आपकी 2 आई, 2+1, 2 और 1 3, तो 3 हो जाएंगे आपके लड़के, तो आपका बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में गलत संख्या चुननी है, तो गलत संख्या चुनिए। आप लोग देखो भाई, एक नंबर जोड़ के देखो, तो 11 में 10 जोड़ रहा है, 11 और 10 21 हो जाता है, 21 में अगर आप जो है 11 जोड़ते हो तो 21 और 11 32 हो रहा है, फिर 32 में जो आप जो है 12 जोड़ोगे तो 32 और 12 41 होता है, तो या तो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो आगे भी आपको फिर 13 ऐड करने हैं अगर, तो अगर आप 13 ऐड करोगे यहाँ पे किस में 42 में, 43 44 में अगर 13 ऐड करो तो 51 नहीं आएगा यहाँ पे, इसका मतलब आगे कुछ गड़बड़ है। तो आप लोग जो इसको फिर से देखोगे तो जैसे यहाँ पे देखोगे 11 और 10 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, 21 में अगर आप 10 जोड़ते हो तो 21 और 10 कितना होता है, 31 होता है, तो यहाँ पे 31 होना चाहिए था, अगर उस हिसाब से देखें तो 31 और 10 को जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा, 41 और 10 को जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 32 गलत है, 32 की जगह 31 होना चाहिए था, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा,
देखो का 3 + 4 + 5 = 60 है, तो कुल मिलाकर लगा तो प्लस रखा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज कर रहा हो। देखो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ये आ गया। 4 पंजे 20, 20 तिया 60, ये आ गया 60, है ना। 5 सत्ते 35 और 35 में आपका 4 की गुणा कर रहा है, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 13 14, 140, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करके 140 आ रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 पंजे 50, 50 में 0 की गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो 0 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री के कोण पर घूमती है। देखो भाई, अगर हम घड़ी में मिनट की सुई देखेंगे ना, तो जो घड़ी होती है, घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, वो जब इस तरीके से घूमती है तो पूरा जो राउंड लगाती है वो 360 डिग्री घूमती है, वो 60 मिनट में। तो मिनट की सुई जो 60 मिनट में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है भाई। तो हमने लेना है 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो 360 मिनट बराबर इतना है, तो 10 मिनट बराबर देखो कितना आएगा, तो 360, जो यहाँ पे नंबर लिखा उसको मल्टीप्लाई में करते हैं, और जो यहाँ वाला नंबर था इसको अपन में करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 छके 36 और 10 छके 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे पासा दिया हुआ है, तो इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे आपको दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो ये पूछना चाह रहा हूँ, 2 के विपरीत क्या होगा। तो आप लोग देखना यहाँ पे जब भी किसी पासे में कोई संख्या 2 बार आई हो, देखो यहाँ भी 5 आया है और यहाँ भी 5 आया है, तो इसका एक नियम होता है कि आप घड़ी की दिशा में इसको नंबरिंग कर दो, जैसे 5 और 5 के बाद 3 और 3 के बाद ये वाला 4, इसको भी कर दो घड़ी की दिशा में, पहले 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, तो देखो 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, और 5 के विपरीत वो नंबर होगा जो यहाँ पे है ही नहीं। देखो 6 नंबर होते हैं ना, तो एक नहीं है यहाँ पे, तो एक नहीं है, तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 4, तो 2 के विपरीत पूछा तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2026 के समान इनमें से कौन सा वर्ष होगा। देखो भाई एक चीज़ बता रहा हूँ, फटाफट सुनना। अगर देखो जब कोई लीप वर्ष होता है और उसके समान हमने कोई वर्ष देखना कि उसका कैलेंडर बिल्कुल उसके ही जैसा होगा, जैसे जो कैलेंडर इस वर्ष का था वो कैलेंडर, ऐसा ही कैलेंडर हमें अगले कितने वर्ष के बाद मिलेगा या कब मिलेगा। तो इसके जो 3 तरीके हैं, 3 अलग अलग रूल है कि अगर 2000 जैसे क्या कहते हैं, जो दिया हुआ वर्ष है, जैसे यहाँ पे 2026 दे रखा, अगर ये खुद लीप वर्ष होगा तो 28 वर्ष के बाद जो है वही वर्ष क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। अगर वो लीप वर्ष नहीं है और उससे पहले वाला लीप वर्ष है तो वो 6 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। और अगर ये वाला जो वर्ष है उससे पहले वाला जो है लीप वर्ष नहीं आता है, अगर इससे पहले वाला लीप वर्ष है तब 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा, और अगर इससे पहले वाला लीप वर्ष नहीं है तो 11 वर्ष के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो जैसा आप लोग देखो 2026 है, तो 2026 से पहले क्या आता है, 2025, तो 2025 लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो ये 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा, तो 2026 में आप 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2037 हो जाएगा। तो ये आपका जो है सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का जो 31 क्वेश्चन है, तो देखना यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित करें, सही सुमेलित छांटना आपको यहाँ पर। ठीक है, तो पहला देखना कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति पूछा है। ठीक है, तो व्यक्ति अगर महिला पूछते तो कौन थे भाई, महिला पूछते तो हंसा मंडराल है, ठीक है, जिनको 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति पूछ रहे हैं तो व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा। और ये हरि सिंह थापा का जो मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 2013 में मिला था, यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी देखना कि राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पद्म बहादुर मल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जसपाल राणा, जसपाल राणा, और इनको मिला था 2013 में। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है कि राज्य खेल पुरस्कार यानी कि देवभूमि जो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है उसे सबसे पहले जसपाल राणा को दिया गया। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता आपका है भवानी दत्त जोशी, भवानी दत्त जोशी को मिला। और ये भवानी दत्त जोशी जो है, इनको जो ये पुरस्कार मिला था ये 1985 में मिला था, प्रथम अशोक चक्र। ठीक है, और जयकृत जो रावत है, जयकृत सिंह रावत, इनको मिला है प्रथम शौर्य चक्र, प्रथम शौर्य चक्र। उत्तराखंड का प्रथम शौर्य चक्र जिसको मिला है उसका नाम है जयकृत रावत। ठीक है, और इनको 2009 में ये पुरस्कार मिला, यानी कि इसमें से आपको सही छांटना है तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एशियाई खेल में राज्य के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जो प्राप्त करता है उसका नाम है पद्म बहादुर मल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलो 32 क्वेश्चन देखना कि कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। देखो कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी। हर्षदेव ओदली को कहा जाता है मुसोलिनो, मुसोलिनो या फिर शेर, मुसोलिनो यानी फिर शेर। किंग्स ऑफ कुमाऊं, किंग्स ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रेमजे को, हेनरी रेमजे,
जो कि कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रेमजे, उन्हें कहा जाता है किंग्स ऑफ कुमाऊं। एप्पलमैन कहा जाता है इंद्र सिंह, एप्पलमैन कहा जाता है इंद्र सिंह बिष्ट को, ठीक है, इंद्र सिंह बिष्ट, इंद्र सिंह बिष्ट को कहा जाता है एप्पलमैन, जबकि मनीष पंत को कहा जाता है मेडिसिन मैन, मेडिसन मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर के ए बी सी ऑप्शन जो है वो गलत है। आपका जो चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र भंडारी को कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33। भारत का पहला फर्न नहीं होगा ये, फर्न, भारत का पहला फर्न संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है आपका रानीखेत में, ठीक है। चमोली के माणा में आपका हर्बल गार्डन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आर्किड संरक्षण केंद्र, आर्किड संरक्षण केंद्र माणा में है, ठीक है। बाकी चक्राता में क्रिप्टोगेमिन गार्डन है, क्रिप्टोगेमिन गार्डन चक्राता में है, और आपका हल्द्वानी में रामायण वाटिका, रामायण वाटिका, महाभारत वाटिका, महाभारत वाटिका, ठीक है। और आपका मास गार्डन भी आपका नैनीताल के खुरपाताल में है, मास गार्डन, ठीक। बाकी आपका पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको भी इन्हें याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। निम्न में से गलत कथन चुनिए। जनजाति स्मृति संग्रहालय मुंशियारी यानी कि पिथौरागढ़ में है, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। दूसरा देखना मोलाराम संग्रहालय श्रीनगर में है, ठीक है। महादेवी वर्मा संग्रहालय, ये गलत हो जाएगा भाई, ये आपका पौड़ी में नहीं है, ये रामगढ़ में है, रामगढ़, ठीक है। बाकी वन संग्रहालय देहरादून में है, जो कि राज्य का प्रथम वन संग्रहालय है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर सही छांटना आपको। देखो, राज्य में ब्रिटिश शासन के समय 2 प्रकार के कर लिए जाते थे। देखो आपने पढ़ा होगा चंद वंश पंवार वंश, चंद वंश और पंवार वंश में बहुत सारे कर थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम गोरखा भी देखें तो गोरखा शासन काल में भी गोरखों ने बहुत सारे कर लिए, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन काल आया हमारे उत्तराखंड में, तो उन्होंने सारे कर को समाप्त करके सिर्फ 2 प्रकार के कर रखे, और वो 2 प्रकार के कर थे। एक का नाम था माल और दूसरा का नाम था सायर, सायर, ठीक है। माल भूमि कर हुआ करता था, भूमि कर, और सायर आपका गैर भूमि कर था, गैर भूमि कर, गैर भूमि कर। तो 2 प्रकार के कर लिए सिर्फ किसने, अंग्रेजों ने, बस, बाकी सारे कर समाप्त कर दिए। दूसरा ऑप्शन देखना कि ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम तहसीलों का गठन ट्रेल के द्वारा नहीं किया गया। सर्वप्रथम तहसीलों का गठन किया गया था, 9 तहसीलें बनाई गई थी आपका उत्तराखंड में, और वो पहले कुमाऊं कमिश्नर आपके गार्डनर थे। गार्डनर के द्वारा सबसे पहले हमारे राज्य में तहसीलों का गठन किया गया था 1815 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे राज्य में तहसीलें बनती है। देखो वैसे अगर हिसाब से देखें तो सबसे पहले राज्य होता है, ठीक है, राज्य के बाद जिले होते हैं, लेकिन हमारे राज्य में जिले बाद में बनता है। पहला जिला पौड़ी जिला है जो बाद में बना, उससे पहले तहसीलें बन गई। तो तहसीलें बनाने वाला गार्डनर था 1815 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन ए पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। टमटा सुधारिणी सभा का नाम शिल्पकार सुधारिणी सभा किस वर्ष किया गया। देखो भाई, कहीं कहीं पर देखो, इसका आंसर तो आपका ऑप्शन बी है 1911, लेकिन कहीं पर 1913 भी देते हैं, किसी बुक में 1913 भी इसका आंसर है, लेकिन मेरे हिसाब से 1911 और 1913 दोनों ही याद रखना, ऑप्शन के हिसाब से देखना कि कौन सा आता है वहाँ पर। बाकी टमटा सुधारिणी सभा जो बनी थी 1905 में बनी थी, ठीक है, और इसे बनाने वाले हरिप्रसाद टमटा थे, हरिप्रसाद टमटा। तो हरिप्रसाद टमटा के द्वारा टमटा सुधारिणी सभा का गठन किया गया, और इस टमटा सुधारिणी सभा का नाम शिल्पकार सुधारिणी सभा 1911 या 13 में किया गया। और 1932 में क्या होता है कि इस शिल्पकार सुधारिणी सभा के आगे कुमाऊं शब्द जोड़ा गया। कुमाऊं शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन अगर आपसे पूछे तो 1915 में होता है, कुमाऊं शिल्पकार सुधारिणी सभा, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो 1915 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यहां पर सही छांटना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखना कि भूमि बंदोबस्त का कार्य करने वाला प्रथम चंद शासक भीष्मचंद नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रतनचंद। तो पहला चंद शासक जिसने सबसे पहले भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था वो था आपका रतनचंद, ठीक है। दूसरा देखना कि अफगान विद्रोही ख्वास खान ने शरण ली, तो अफगान विद्रोही ख्वास खान ने शरण ली थी, वो था मानिकचंद,
माणिक चंद के शासनकाल में, चंद वंश का राजा होता है माणिक चंद, उसके दरबार में आपका अफगान विद्रोही ख्वास कहाँ जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शरण वाले क्वेश्चन दो याद रखना, एक गढ़वाल में जो कि पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में कुमाऊं का मुगल शहजादा सुलेमान सिको आता है, ठीक है, और यहाँ पर एक कुमाऊं में आता है माणिक चंद के दरबार में ख्वास कहाँ, ये अफगान विद्रोही होता है। त्रिमल चंद जो है इन्होंने भी शरण ली, ठीक है, और त्रिमल चंद शरण लेता है गढ़वाल के राजा श्याम शाह के दरबार में। श्याम शाह के दरबार में त्रिमल चंद शरण लेता है भाई, क्योंकि त्रिमल चंद के शासनकाल में कुमाऊं में बहुत गलत तरीके से वहाँ पर राजाओं की हत्या हो रही थी, तो त्रिमल चंद भागकर गढ़वाल श्याम शाह के दरबार में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अगला देखना 12 वर्षीय आक्रमण की शुरुआत, 12 वर्षीय आक्रमण पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। एक है गरुड़ ज्ञानचंद, वो ज्ञानचंद प्रथम हो जाएगा, और ज्ञानचंद द्वितीय आपका 12 वर्षीय आक्रमण। और अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि 12 वर्षीय युद्ध, 12 वर्षीय युद्ध की शुरुआत या 12 वर्षीय युद्ध किस राजा के शासनकाल में होता है, तो भारती चंद। देखो 12 वर्षीय का मतलब लगातार 12 साल तक युद्ध किया, ठीक है, और 12 वर्षीय आक्रमण का मतलब होता है कि हर साल, यानी कि पहले 1998 में शुरू होता है, ठीक है, पहला आक्रमण 98-99 ऐसे 12 साल तक आक्रमण करता है, तो ज्ञानचंद के शासनकाल में होता है भाई, ठीक। तो आपका यहाँ पर सही चाहना, तो ऑप्शन सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो सेना भेजी आपकी, वो दीपचंद ने भेजी थी, कुमाऊं का राजा दीपचंद, जिसने पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है 1761 में, तो इस युद्ध में अफगान की तरफ से अपनी सेना भेजी, यानी कि मराठाओं के विरुद्ध भेजी थी, ठीक है। मराठाओं और अफगानों के बीच होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, तो मराठाओं की तरफ से नहीं, अफगानों की तरफ से अपनी सेना भेजने वाला कौन था, दीपचंद था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। देखो गढ़वाल राज्य में जो रोहिला, देखो एक तो कुमाऊं में होता है आक्रमण, रोहिलाओं का आक्रमण, ठीक है, उस समय कल्याण चंद चतुर्थ राजा होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि गढ़वाल राज्य पर रोहिला आक्रमण 1786 में होता है। 1786 में राजा होता है उस समय जयकृत शाह। जयकृत शाह गढ़वाल का राजा होता है, तो उसके शासनकाल में रोहिलाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, ठीक है। यहाँ पर आपको सही छाड़ना, गुरु रामराय ने श्रीनगर की यात्रा की फतेह शाह के शासनकाल में, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फतेह शाह के शासनकाल में श्रीनगर आता है कौन, आपका गुरु रामराय, ठीक है। उसके बाद गुरु रामराय देहरादून भी आते हैं। पंवार वंश का प्रथम राजा जिसने दिल्ली दरबार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, वो श्याम शाह नहीं था, वो बलभद्र शाह था, बलभद्र शाह, ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब वो दिल्ली दरबार नहीं गया था, ठीक है। दिल्ली दरबार जाने वाला जो पहला, या मुगल राजा के दरबार में जाने वाला पहला पंवार शासक अगर आपसे पूछे तो श्याम शाह है, जो कि जहांगीर के दरबार में गया था। तो जहांगीर के दरबार में जाने वाला पंवार वंश का प्रथम राजा है आपका, या मुगल वंश में जाने वाला प्रथम राजा श्याम शाह है। और जहांगीर श्याम शाह से इतना खुश होता है कि वो श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी भेंट स्वरूप देता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक। बाकी सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर यथेष्ट भूमि देने की प्रथा जो चलाई थी, वो आपका अजयपाल था। अजयपाल ने सबसे पहले सैनिकों को यथेष्ट भूमि, यानी कि वीरता के लिए, यथेष्ट भूमि पंवार वंश में दी जाती थी वीरता के लिए, जबकि रौत भूमि चंद वंश में दी जाती थी वीरता के लिए, ठीक है। बाकी सहजपाल वो राजा है जिसके शासनकाल में अकबर ने अपना एक अन्वेषक दल भेजा था। गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए अकबर ने अपना एक अन्वेषक दल भेजा था गढ़वाल, यानी कि उत्तराखंड अकबर के द्वारा भेजा गया जो अन्वेषक दल था, उस समय गढ़वाल का राजा कौन था, सहजपाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सी जनजाति के लोग मुख्य या अदृश्य विनिमय प्रथा के द्वारा व्यापार करती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो बिना बोले और बिना देखे ही व्यापार करती थी, मुख्य या अदृश्य विनिमय प्रथा बोलते थे जिसे, तो वो जनजाति थी आपकी राजी जनजाति, ठीक है। तो राजी जनजाति में क्या होता था भाई कि रात को कुछ भी किसी को जरूरत होती है, जैसे मुझे आटे की जरूरत है, आपको चीनी की जरूरत है, ठीक है, तो मैं आटा ले जाके उसके घर के सामने रख देता था, ठीक है। सुबह वो उठ के वो आटा रख देता था, और उसको चीनी की जरूरत, वो वहीं पर चीनी रख देता था। तो ये ऐसी प्रथा चलती थी, यानी कि बिना देखे और बिना बोले ही व्यापार करते थे, तो वो आपकी राजी जनजाति है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति भी पूछे तो राजी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति पूछे तो थारू जनजाति है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से एक गलत कथन चुनिए, ठीक है। तो गलत कथन चुनना है यहाँ पर आपको। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, 4 अप्रैल 2016। देखो उत्तराखंड राज्य का अपना कोई पंचायती राज अधिनियम नहीं था। 2016 से पहले उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम था वही यहाँ पर लागू किया गया था। तो उत्तराखंड सरकार ने पहली बार अपना पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को यहाँ पर लागू किया या पारित किया। और इसी पंचायती राज संशोधन में, पंचायती राज अधिनियम में 2019 में भी संशोधन होता है, ठीक है। तो पहली बार संशोधन कब होता है इसमें, 2019 में, ठीक।
चलो दूसरा देखना कि ग्राम प्रधानों को शपथ कौन दिलाता है, तो ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाता है बीडीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक, तो ये शपथ दिलाता है भाई। एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1000 नहीं होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में 500 होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में पूछे तो शहरी क्षेत्र में आपकी 1000 होनी चाहिए न्यूनतम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए जो न्यूनतम संख्या होती है वो 500 होती है, ठीक। क्षेत्र पंचायत का सचिव बीडीओ होता है, क्षेत्र पंचायत का सचिव क्या होता है, बीडीओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलत छाड़ना है तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41। राज्य में बांटा और सांटा व लोरी, बांटा सांटा और लोरी क्या है, तो बांटा सांटा और लोरी आपका मनोरंजनात्मक गीत है भाई, ठीक है। और उपदेशात्मक गीत होते हैं चूड़ा और दुड़ा, चूड़ा और दुड़ा, ठीक है। उपदेशात्मक मतलब होता है कि जो बड़े वृद्ध होते हैं वो अपने छोटे लोगों को क्या बोलते हैं, उपदेश देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में चरवाह होते हैं, तो जो बूढ़े चरवाह होते हैं वो आपके जो छोटे चरवाह होते हैं उनको उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से आपको बकरियों को चराना या आपको जानवरों को चराना है, तो उसे बोलते हैं उपदेशात्मक गीत। ऋतु गीत राज्य में होते हैं जो ऋतुओं के अनुसार गाए जाते हैं भाई, तो ऋतुओं के अनुसार गाए जाने वाले गीत बहुत सारे हमारे उत्तराखंड में, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक है चौमासा, चौमासा है, बारहमासा, ठीक है, चैती पासरा, चैती पासरा, ठीक। तो ये सारे के सारे चौमासा, बारहमासा, चैती पासरा और आपका क्या बोलते हैं खुदेड़, खुदेड़ भी आपका कैसा गीत है, ये भी आपका ऋतु गीत है, ठीक है। वन गीत अगर देखें तो वन गीत में आपका एक तो न्योली आ जाएगा, न्योली, ठीक है, न्योली वन गीत है, ठीक है। तो ध्यान रखने पूछा भी गया कि न्योली कैसा गीत है, तो न्योली वन गीत है। चलो नेक्स्ट देखना, निम्न में से सही कथन चुनना है आपको। देखो हतालिका मेला पौड़ी में नहीं लगता, हतालिका मेला लगता है देहरादून में, देहरादून में, ठीक है। गोरखा समुदाय के द्वारा लगने वाला मेला, ये गोरखा समुदाय लगाता है हतालिका मेला। उर्स मेला आपका लगता है रुड़की में, रुड़की यानी कि हरिद्वार जिले के अंतर्गत। काश्तकार मेला लगता है आपका चमोली में, चमोली, ठीक है। और आपका जानती का मेला लगता है आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर आपका सही कथन छाड़ना है, तो सही एक भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया, तो राज्य में प्रथम डाक टिकट जो जारी किया गया था वो आपका 1965 में जारी किया गया था, ठीक है। हमारे राज्य में सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया जाता है वो 1965 में जारी किया जाता है। और किसके ऊपर जारी किया गया, ये गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर ये डाक टिकट सबसे पहले 1965 में जारी किया गया था। 1975 में भी डाक टिकट जारी किया गया था, 1975 में मोनाल के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। 1977 में आपका बुरांस के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है, बुरांस के ऊपर 1977 में। और 1982 में ब्रह्म कमल के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, ब्रह्म कमल के ऊपर, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना, पहला 1965 में हमारे राज्य में गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर डाक टिकट जारी किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44। निम्न में से सही कथन छाड़ना है भाई आपको। देखो विज्ञान धाम आपका देहरादून में है, विज्ञान धाम आपका देहरादून में है। हरमिटेज भवन आपका नैनीताल में है, नैनीताल, ठीक। आयुष ग्राम योजना का संबंध शिक्षा से नहीं है, आयुष ग्राम योजना का संबंध आपका चिकित्सा से है, चिकित्सा, ठीक है। और आईटी पार्क आपका देहरादून में भी है, पंतनगर में भी, यानी कि आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, तो राज्य में वर्षा ऋतु को कहा जाता है बसकाल या चौमासा, बसगाल या चौमासा भी कहते हैं, चौमासा, ठीक है। बाकी खरसाऊ या रूढ़ी, खरसाऊ या रूढ़ी कहते हैं आपको ग्रीष्म ऋतु को, खरसाऊ या रूढ़ी कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को। जबकि शीतकला या यूंद, शीतकला या यूंद कहते हैं आपको शीत ऋतु को, शीत ऋतु, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सही कथन छाड़ना है। देखो नीलकंठ पर्वत की जो ऊंचाई है, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई आपका 65-97 यानी कि 6000, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई आपका है 65-97 मीटर, यानी कि 6597 मीटर आपकी नीलकंठ की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। जबकि 66-74 जो ऊंचाई है, 66-74 ये नंदा घाट की ऊंचाई है, नंदा घाट, नंदा घाट पर्वत, ठीक। तो यहाँ पर सही छाड़ना है भाई, ठीक है। जैलंग पर्वत उत्तरकाशी में है और जैलंग पर्वत की जो ऊंचाई है 58-71 यानी कि 5871 मीटर, ठीक है। जबकि 6250 मीटर ऊंचाई है ये आपकी गौरी पर्वत की है, गौरी,
गौरी पर्वत, ठीक है। कालुंका पर्वत की जो ऊंचाई है, कालुंका पर्वत, इसकी ऊंचाई है 6,931 मीटर, 6,931 मीटर, ठीक है। जबकि आपका 6861 नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है, नंदाकोट, ठीक। देवस्थान जो पर्वत है, देवस्थान पर्वत, ये चमोली में है और इसकी ऊंचाई है चलो 49 क्वेश्चन देखना। वास्तविक भू पैमाइश पर आधारित प्रथम भूमि बंदोबस्त। देखो वास्तविक भू पैमाइश पर आधारित जो प्रथम बंदोबस्त है वो 1863 में शुरू होता है और कब तक चलता है, 1873 तक, और इसे बोला जाता है बिकेट बंदोबस्त, बिकेट का बंदोबस्त, ठीक है। वास्तविक भू पैमाइश का मतलब होता है कि पहली बार वास्तविक रूप से भूमि का मापन किया गया था, ठीक है। इससे पहले जो बंदोबस्त होते हैं, जैसे पहला बंदोबस्त हुआ था 1815 में, ठीक है, उसके बाद 1816 में होता है, ठीक है, और 1817 में होता है, 20 में होता है। जितने भी इससे पहले भूमि बंदोबस्त हुए थे उसमें वास्तविक रूप से भूमि मापन नहीं किया गया था, यानी कि वास्तविक भू पैमाइश नहीं किया गया। तो पहला भूमि बंदोबस्त जिसमें वास्तविक रूप से भूमि का मापन किया गया था वो था आपका बिकेट का बंदोबस्त। और ये बिकेट का बंदोबस्त ऐसा बंदोबस्त है जिसे वैज्ञानिक आधार पर शुरू किया गया था, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे कि वैज्ञानिक आधार पर किया गया राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त, वो है आपका बिकेट का बंदोबस्त, ठीक है। 1823 का जो बंदोबस्त है ये कराया था ट्रेल ने, और इसको बोला जाता है 80 साला बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये ऐसा बंदोबस्त है जो प्रथम पंचसाला बंदोबस्त है, ठीक है। बाकी 1893 का जो बंदोबस्त है ये कराया था पो ने, ये 10वां बंदोबस्त है। और 1928 का जो बंदोबस्त है इसे कराया था इबर्टसन ने, इबर्टसन। और इबर्टसन के द्वारा किया गया ब्रिटिश शासनकाल का अंग्रेजों का अंतिम बंदोबस्त 1928 में होता है। पहला बंदोबस्त 1815 और अंतिम बंदोबस्त 1928 में होता है अंग्रेजों के द्वारा। अभी तक हमारे राज्य में 12 बंदोबस्त हो चुके हैं, जिसमें से 11 कराए थे अंग्रेजों ने, ठीक है, और एक कराया था आपका सरकार के द्वारा, एक बंदोबस्त कराया गया था। टोटल 12 बंदोबस्त अभी तक हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्न में से सही कथन चुनना है। देखो जनसंख्या घनत्व राज्य का कितना है, 189 है, ठीक है। लिंगानुपात राज्य में कितना है, 963 है। साक्षरता राज्य की 78.82% है। और दर्शकीय वृद्धि दर हमारे राज्य में 18.81% है। यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। उतियासु बांध अलकनंदा नदी पर है और ये आपका है पौड़ी जिले यानी कि श्रीनगर में है, ठीक है। बाकी लोहिया हेड परियोजना ये आपका उधम सिंह नगर में है, उधम सिंह नगर में है और शारदा नदी पर है, ठीक है। भागीरथी नदी पर जो परियोजना है, भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना है, टीरी डैम है, ठीक है। बाकी देखना यहाँ पर कि कोटली बेल परियोजना गंगा नदी पर है और ये गंगा नदी पर जो ये परियोजना ये टीरी में है, ठीक। बाकी उर्गम परियोजना आपका कल्प गंगा नदी पर यानी कि जो अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। और ये जो परियोजना है ये चमोली में है, ठीक। तो यहाँ पर गलत छाड़ना है तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र, जड़ी बूटी उद्योग केंद्र आपका हरिद्वार में है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपका है लंसडाउन में, लंसडाउन, ठीक। बाकी बेबीसिन कारखाना आपका पटुआ डांगर है, यानी कि सही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पटुआ डांगर यानी कि नैनीताल में है। राज्य का पहला फूड पार्क आपका है पदार्था, पदार्था जो कि आपका हरिद्वार में है, ठीक है। और काशीपुर में आपका हिमालय फूड पार्क है, ठीक है। राज्य का दूसरा फूड पार्क हिमालय फूड पार्क आपका काशीपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब होती है, 2021 में, 2 अगस्त 2021 में इस योजना की शुरुआत होती है। और ये जो योजना है ये अनाथ बच्चों यानी कि जो कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है उनको सरकार के द्वारा इस योजना के तहत 3000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस योजना की शुरुआत 2021 में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT, और ये IIT आपका रुड़की में है, ठीक है।
रुड़की। आईआईटी इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1847 में होती है और इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया जाता है? 2001 में। ठीक है, बाकी श्रीनगर में भी है, श्रीनगर में है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगर आपसे पूछे तो ये आपका श्रीनगर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी, ये आपका देहरादून में है। शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान आपका है अल्मोड़ा में। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज आपका श्रीनगर में है। तो यहाँ पर गलत छाड़ना है तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज आपका अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56, दाद नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया? तो दाद नामक संस्था का गठन किया गया था सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा। ठीक है, दाद एक संस्था है और दाद एक पत्र भी निकलता था और ये पत्र निकाला गया था देहरादून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन छाड़ना है आपको। देखो सही कथन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चरियो पहना जाता है गले में, सांकली आभूषण पहना जाता है सिर में। ठीक है, पछेली आभूषण आपका पहना जाता है हाथ में। ठीक, कंडवा यानी कि जिसे सुदमन भी बोलते हैं, सुदमन, ये पहना जाता है आपका पैर में। ठीक है, बाकी चरियो गले में होता है, चरियो, गुलबंद, आपका कंटीमाला, बलडंग हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58, सही कथन चुनना है आपको। मोटेश्वर महादेव मंदिर, मोटेश्वर महादेव मंदिर आपका उधम सिंह नगर में है। नरेंद्र नगर के आसपास या नरेंद्र नगर में आपका है कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव मंदिर आपका टिहरी जिले में है, नरेंद्र नगर में। एकेश्वर महादेव मंदिर आपका पौड़ी में है। ठीक है, ऋषेश्वर महादेव मंदिर आपका चंपावत में है, चंपावत में। और आपका कपिलेश्वर महादेव मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। यानी कि इसका सही कथन चुनना है तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4 इसके सही है। ठीक है, कपिलेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा में है और कपिलेश्वर गुफा अगर आपसे पूछे तो कपिलेश्वर गुफा आपका है पिथौरागढ़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 59, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत किस जनपद से होती है? ईस्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत होती है पौड़ी से और इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। चलो नेक्स्ट देखो, एक नाली जमीन के बराबर होता है, एक नाली जमीन के बराबर होता है 16 मुट्ठी। ठीक है, एक नाली जमीन 16 मुट्ठी के बराबर। एक मुट्ठी बराबर होता है 62.5 ग्राम, 62.5 ग्राम एक मुट्ठी बराबर होता है। 8 मुट्ठी बराबर होता है आपका 500 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक है, जिसे आप एक सेर भी बोल सकते हैं। एक सेर 500 ग्राम के बराबर होता है और एक सेर 8 मुट्ठी के बराबर होता है। बाकी 40 मुट्ठी बराबर होता है 2.5 नाली। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 1 बीघा, 1 बीघा। 1 बीघा जमीन 2.5 नाली के बराबर होती है और 40 मुट्ठी के बराबर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 61, नमामि गंगे योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत हरिद्वार से होती है और हमारे राज्य में ये योजना 7 जुलाई 2016 को होती है। ठीक है, बाकी मुन्नी की रेती से जो योजना शुरू होती है स्पर्श गंगा अभियान, स्पर्श गंगा अभियान, स्पर्श गंगा अभियान 2009 में 17 दिसंबर 2009 को इसकी शुरुआत होती है। स्पर्श गंगा अभियान मुन्नी की रेती टिहरी से, और इस अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर को होती है और 17 दिसंबर को फिर गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हेमा मालिनी को बनाया गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 62, 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। तो ये हुआ था उद्घाटन 2025 वाला देहरादून के FRI में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 63, 2000 निम्न में से 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे नहीं मिला है? 2024 का पूछ रहा है भाई। देखो यहाँ पे ध्यान देना, गौरव सम्मान की शुरुआत होती है 2021 में और 2021 में 5 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, 2022 में भी दिया गया, 2022 में भी 5 लोगों को दिया गया, 2023 में ये पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया और 2024 का जो ये उत्तराखंड गौरव सम्मान है ये 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक है हेमंत पांडे, माता मंगला और महेश कुड़ियाल। इसके अलावा आपका है अनिल चौहान जो कि हमारे पौड़ी जिले से हैं और ये भारत के दूसरे CDS है। ठीक है, और एक है आपका प्रीतम भरतवान। तो इन 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 का दिया गया। बाकी बिपिन रावत जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
बिपिन रावत को भी मिला है, और बिपिन रावत को मिला है 2022 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 64। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार कौन है? बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार विजय जरदारी है, ठीक है। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट आपके चिपको आंदोलन से जुड़े थे, और चिपको आंदोलन से जब चंडी प्रसाद जुड़े थे तो उन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 65। कुमाऊं वाटर रूल्स या कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो कुमाऊं वाटर रूल्स या कुमाऊं जल संबंधी कानून 1917 में हमारे राज्य में लागू होता है। नेक्स्ट देखना 66। निम्न में से किस जनपद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय हमारे राज्य में नैनीताल में है, ठीक है, और इसका गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। और ये जो उच्च न्यायालय है ये हमारे देश का 20वां उच्च न्यायालय है। वैसे नई परीक्षा वाणी में तो थोड़ा इसको गलत दिया है, 18 दिया या 17 दिया है। वैसे जो पुरानी परीक्षा वाणी उसमें 20 आता है कि ये 20वां उच्च न्यायालय बना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 67। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन यात्री ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा? तो शिव की राजधानी कहा था टॉम कायरट ने, ठीक है। और ये टॉम कायरट जो आया था ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और ये उत्तराखंड भी आया, तो इसने हरिद्वार को कहा था शिव की राजधानी। विलियम फिंच जो है, विलियम फिंच 1611 में गढ़वाल आया था मानसा के शासनकाल में। प्रथम यूरोपियन यात्री जिसने गढ़वाल की यात्रा की वो थी आपका विलियम फिंच, ठीक है। जॉर्ज फॉरेस्ट जो है इसने कालसी अभिलेख की खोज की थी जॉर्ज फॉरेस्ट ने। और हार्डविक जो है ये भी यात्री था, ये 1796 में ये गढ़वाल आता है, हार्डविक 1796 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 68। निम्न में से कौन सा स्थल ऋषिकेश में स्थित नहीं है? तो ऋषिकेश में देखो भरत मंदिर भी है, ठीक है, त्रिवेणी घाट भी है, लक्ष्मण झूला भी है, कपिल मुनि आश्रम नहीं है। कपिल मुनि आश्रम आपका हरिद्वार में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 69। पंच केदारों में किस केदार में भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है? तो भगवान शिव के नाभि की जो पूजा होती है आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नाभि की पूजा होती है भगवान शिव के मद महेश्वर नाथ में, मद महेश्वर नाथ। पंच केदारों में से एक मद महेश्वर नाथ जो कि द्वितीय केदार है। देखो भाई पहला केदार है आपका केदारनाथ प्रथम केदार है, यहाँ पर होती है पृष्ठ भाग की पूजा, भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा। द्वितीय केदार आपका मद महेश्वर नाथ है जहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है। तृतीय केदार आपका तुंगनाथ है, ठीक है, और तुंगनाथ में आपकी भुजाओं की पूजा होती है, भुजाओं की। चतुर्थ केदार आपका रुद्रनाथ है जहाँ पर मुख की पूजा होती है। और अंतिम जो केदार है पंच केदार कल्पनाथ, यहाँ पर केस या बालों की पूजा होती है भगवान शिव के, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखना। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, तो अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में, ठीक है। और केशव प्रयाग कहाँ है? चमोली में है। देखो पंच प्रयागों में केशव प्रयाग नहीं आता है, ध्यान रखना, केशव प्रयाग पंच प्रयागों में नहीं आता है। केशव प्रयाग भी चमोली में, लेकिन पंच प्रयागों में नहीं आता है। यहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। देव प्रयाग में होता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम, ठीक है। गोविंद घाट में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है, ठीक है। गोविंद घाट भी आपका चमोली में है। बाकी गणेश प्रयाग में आपका भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है, भिलंगना। गणेश प्रयाग यानी कि पुरानी टिहरी को कहते हैं गणेश प्रयाग, वहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। बाकी ये उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका जीएस का होगा, ठीक है। 71 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 71 वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार यहाँ पे हमें करना है। तो पहला है यहाँ कि उम्र, राज्यसभा मेंबर की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये सही हो जाएगा कि राज्यसभा का अगर कोई उम्मीदवार होगा तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी जो एज होगी वो कम से कम 30 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके अलावा संसद अन्य जो निर्हता है जो निर्धारित करे तो वो भी वहां पर होनी चाहिए। तो पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा वाला है यहाँ पे जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है, यानी कि राज्यसभा का अगर कोई मेंबर जिस क्षेत्र से वह उम्मीदवार है तो उस राज्य की मतदाता सूची के रूप में उसे पंजीकृत होना चाहिए, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि अनिवार्य अब नहीं है, पहले था, लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं है कि उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होना ही चाहिए। तो यानी कि कोई किसी राज्य का अगर दूसरे राज्य का कोई
किसी एक राज्य का है, किसी दूसरे राज्य में वो उम्मीदवार बनता है, भले ही वह उस राज्य की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, फिर भी वह राज्यसभा का सदस्य वहां पे बन सकता है, लेकिन भारत का नागरिक उसे होना चाहिए। तो दूसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो यानी कि कोई भी प्रॉफिट वाली पोस्ट पर वो नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी यहाँ पे होना था। अगला यहाँ पे देखते हैं 72 वाला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन किसकी सिफारिश पर, जो सिफारिश होती है उस समिति में कौन कौन शामिल, यहां पर हमें बताना कि कौन नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति करते हैं कौन, नियुक्ति तो राज्यपाल यहां पे करेंगे, लेकिन राज्यपाल किसकी सिफारिश पे करेंगे, तो यहां पर एक समिति होती है जिसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे राज्य के, उसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष इसमें होते हैं, एक इसमें गृह मंत्री होते हैं, और लेकिन इसमें राज्यपाल नहीं होंगे। तो यहाँ ने कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना था डी, इसका राइट आंसर होना था। राज्यपाल भले इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो ये समिति होगी, इस समिति जो सिफारिश देती है, इस कमेटी के मेंबर राज्यपाल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता विधानसभा में, तो वह भी इस समिति का मेंबर होता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद होगी, तो वहां पर विधान परिषद का जो सभापति होता है वो भी इसका मेंबर होगा, और इसके अलावा वहां पर जो विपक्ष का मेंबर होगा, तो नेता होगा, तो वह भी इस कमेटी का यहाँ पे सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी होना था। 73 वाला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके विषय दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 323 इसके द्वारा क्या किया गया है, तो इसमें प्रशासनिक अधिकरण जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल जो होते हैं, तो उसका प्रावधान प्रशासनिक अधिकरण यानी कि 323 के ए में किया गया है। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो भाग कहाँ पर हो जाएगा, तो भाग 14 का ए यहाँ पे जोड़ा जाता है, जिसमें ये अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान यहाँ पे किया जाता है। और ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये 42वां संशोधन होता है 1976। इसी संशोधन के द्वारा ये भाग 14 का ए जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा 323 का ए और 323 का बी, ये दो आर्टिकल यहाँ पे जोड़े जाते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 324, तो यानी कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो 324 का यानी कि निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 330 तो ये किससे संबंधित होगा, तो यानी कि लोकसभा में जो एससी है और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं, तो उसके लिए ये होगा आर्टिकल 330। तो केवल एससी के लिए नहीं बल्कि एससी और एसटी दोनों के लिए जो आरक्षित सीटों का प्रावधान है, तो ये आर्टिकल 330 के तहत यहाँ पे हो जाता है। अनुच्छेद 320 की बात करें तो इसके द्वारा क्या होगा, लोक सेवा आयोग जो होता है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान यहाँ पे होगा आर्टिकल 320 में। तो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, दोनों का प्रावधान। तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का है 2, सेकंड का है 1, थर्ड का है 4 और 4 का है 3। तो 2143 इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो 2143 कहाँ होगा, 21, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना है 2143। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, 2143 सी राइट आंसर। अगला है यहाँ पे 74 वाला क्वेश्चन है, सही मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे हमें चुनना है। ब्रह्म समाज यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है कब, 1828 में, और ये कहाँ पर होती है, तो बंगाल में। और इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो संस्थापक हो जाएंगे कौन, संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हो जाएंगे। वेद समाज की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1864 में, और ये कहां पर होगी, ये मद्रास में होगी। और इसके जो संस्थापक होते हैं, तो ये संस्थापक इसके हो जाएंगे श्रीधरालु नायडू, ये मद्रास में ये होगा श्रीधरालु नायडू। तो दक्षिण भारत का इसे क्या कहते हैं, नायडू। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में होती है 1875 में, और इसके जो संस्थापक होते हैं, तो ये संस्थापक हो जाएंगे इसके दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। रत्ना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना होती है कब, 1867 में, और ये भी कहां पे होगी, बंबई में होगी। और इसके जो संस्थापक होते हैं आत्मरंग पांडुरंग, ये इसके संस्थापक यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर इनका मिलान करना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पे 2, सेकंड का हो जाएगा इसमें 3, थर्ड का है 1 और 4 का है यहाँ पे 4। तो इसका राइट आंसर होना था 2314,
2314। तो इसमें ये वाला नहीं मिल रहा है, तो ये वाला हम प्रार्थना समाज को, क्योंकि इसकी स्थापना बंबई में ही हुई है, तो डी वाले को 1 पे ले जाएंगे अगर, और सी को अगर हम 4 पे करेंगे, तो यानी कि सी का 4 और डी का 1। तो इस तरीके से ये 2341 तो फिर ये डी वाला यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि दोनों जगहों पर बंबई दे रखा है। तो यानी कि एक तो यहाँ पर आर्य समाज वाला, चाहे ये वाला ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे होना था। 75 वाला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तो तब भारत का वाइसराय कौन था यहाँ पे? तो पहला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें तो 1905 से लेकर और 1910 तक ही रहते हैं, ठीक है। लॉर्ड इरविन की बात करें तो लॉर्ड इरविन कब रहते हैं? 1926 से लेकर 1931 तक तक इरविन यहाँ पे रहते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 से यहाँ 6 तक यहाँ पे रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे रहते हैं कब से कब तक? तो ये रहेंगे 1916 से लेकर 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे रहेंगे। तो हमें यहाँ पे बताना था कि महात्मा गांधी यानी कि जब दांडी मार्च शुरू किया तो वो दांडी मार्च 1930 में हुआ। तो इसमें से हमें देखना है कि यहाँ पर कि उस समय कौन से वाइसराय यहाँ पे रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉर्ड इरविन, बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है। अगला इसमें 76 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो यानी कि जो मैसूर साम्राज्य होता है वो विजयनगर साम्राज्य जो समाप्त होता है तो उसी के बाद एक नया साम्राज्य उभर के आता है, मैसूर साम्राज्य। और वहां पर मुख्य रूप से 2 लोगों के नाम वहां पे आते हैं, 2 शासक, एक तो हैदर अली और दूसरा उनका पुत्र जो होता है टीपू सुल्तान। तो हैदर अली ने ही सबसे पहले 1755 ईस्वी में वहां पर डिंडीगुल में क्या करता है? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना वहां पे करता है। और ये किसकी मदद से करता है? तो ये फ्रांसीसियों की मदद से यहाँ पे आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना यहाँ पे डिंडीगुल में करता है। और आगे चलकर स्वयं 1761 ईस्वी में क्या होगा? मैसूर का संस्थापक वहां पे बन जाता है हैदर अली, ठीक है। और बाद में इनके फिर आंग्ल मैसूर युद्ध वगैरह इनके साथ अंग्रेजों के साथ होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है, कि हैदर अली के द्वारा। अगला 77 वाला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो यहाँ पर कनिष्क के समकालीन की अगर हम बात करें तो एक तो अश्वघोष होते हैं, इनकी एक पुस्तक भी होती है जिसका नाम होता है बुद्ध चरित जो बुद्ध के बारे में वर्णन यहाँ पे आता है। दूसरा वसुमित्र, तो ये भी कनिष्क के समकालीन होते हैं। इसके अलावा कालिदास की बात करें तो ये गुप्त काल में होते हैं, गुप्त काल में। और ये गुप्त काल में कब हो जाएंगे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनके नवरत्नों में से एक होते हैं कालिदास। इसके अलावा अगर हम कंबन की बात करें तो ये तमिल कवि होते हैं, तमिल, इनके द्वारा एक रामायण लिखी जाती है, कंब रामायण जिसे कहते हैं, कंब रामायण, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कनिष्क का समकालीन बताना है। तो यहाँ पर ए फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हो जाएंगे कनिष्क के समकालीन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था सी, राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 78 वाला क्वेश्चन है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो ये कानून पारित किया गया था कब? 1996 में, 1996 में ये कानून यहाँ पे पारित किया जाता है। इससे पहले एक समिति बनती है जिसका नाम होता है भूरिया समिति। तो पूछा जाता है भूरिया समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से संबंधित ये होती है भूरिया समिति। इसका गठन किया जाता है 1995 में, ये अपनी सिफारिशें वगैरह देगी भूरिया समिति। और इसी के आधार पे आगे चलकर एक अधिनियम पारित होता है 1996 में जिसे कहते हैं पैसा अधिनियम, पैसा अधिनियम या PESA। तो ये होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है। पैसा अधिनियम जो होता है तो यही 1996 वाला होता है जिसे पैसा अधिनियम PESA पैसा अधिनियम। तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट, तो ये मुख्य रूप से किसके लिए होता है? जो अनुसूची 5 में उल्लेखित है, अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में उल्लेखित है क्या? जो अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति वाले क्षेत्र है उनके लिए प्रावधान है। तो उन क्षेत्रों में इस पंचायती सिस्टम को लागू करने से संबंधित ये यहाँ पर 1996 में ये एक्ट पारित किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 79 वाला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है। तो ये यहाँ पर क्यों होती है इसके बारे में हमें बताना है। अगर हम देखें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे, तो 0 डिग्री से ऊपर क्या हो जाएगा? ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और
इससे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे होगा। तो हमें यहाँ पे बताना कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, तो बिल्कुल यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पूरा लगभग भूखंड ऊपर तक फैला हुआ है, लेकिन वहीं दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ अधिकतर पानी वाला क्षेत्र, महासागर वाला क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि इसके ये यहाँ पे कारण नहीं है, तो पहला ही इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पर है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन चलती है, पश्चिमी पवन जो चलती है, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें ये पछुआ पवन जो होती है ये 30 डिग्री से लेकर और ये लगभग 60 डिग्री या 66.5 डिग्री है ना, इतने तक ये उत्तरी गोलार्ध में भी चलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी अक्षांश रेखाओं के मध्य ये चलती है। ये जो पछुआ पवन यहाँ चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ बहुत तीव्र गति से ये चलती है। तो यहाँ क्योंकि भूखंड वाला क्षेत्र कम है इसलिए इनको अलग अलग अक्षांशों पे, तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश केवल और केवल दक्षिणी क्षेत्र में इनको कहा जाता क्या, गरजता 40सा। ऐसे ही 50 डिग्री पे कहा जाता क्या, 40सा। 50 डिग्री पे कहा जाता क्या, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो यहाँ पे कहा जाएगा प्रचंड 50सा। और ऐसे ही 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, केवल और केवल दक्षिणी अक्षांश पे ही इनको कहा जाता क्या, चीकता 60। तो ये अलग अलग नाम, यानी कि बहुत तीव्र गति से ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, इसलिए इनका नाम ये अलग अलग यहाँ पे इन पछुआ पवनों का ये नाम अलग अलग रखा गया है। तो इसका केवल और केवल एक सही होना था, तो ए राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 80 वाला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप में निम्नलिखित में से किसके समीप है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, इधर बांग्लादेश के नजदीक। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवादित क्षेत्र भी रहा है न्यू मूर द्वीप, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होना था। अगला है 81 वाला क्वेश्चन है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली जो गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनें होती हैं, तो इनको क्या नाम दिया गया है, तो इनको नाम दिया गया है क्या, ये लू यहाँ पर होगा। अगर हम काल बैसाखी की बात करें तो काल बैसाखी यानी कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र या पूर्व उत्तर भारत में अगर हम देखें असम, तो इन क्षेत्रों में मानसून पूर्व या अप्रैल मई में जो वहां पर वर्षा होती है तो उसको काल बैसाखी के नाम से वहां पे जाना जाता है। ऐसे ही जो मानसून पूर्व जो वर्षा दक्षिण भारत में अगर हम देखें केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में, केरल कर्नाटक क्षेत्र में, तो यहाँ पर इस मानसून पूर्व जो बौछारें वगैरह जो आती है तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही जो फूलों वाली बौछार है तो ये भी क्या हो जाएगी, मानसून पूर्व वर्षा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गर्म शुष्क जो पवनें चलेंगी दिल्ली और पटना के मध्य, इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था डी, राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला देखते हैं, इसमें 82 वाला क्वेश्चन है, पहचाने कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। तो पहला इसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहनें राज्य यानी कि जो 7 सिस्टर पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इन सभी में पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो मिजोरम की है, तो पहला वाला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर यहाँ पर आगे होना था सबसे कम है, साक्षरता दर सबसे कम है, तो दूसरा वाला कथन भी यहाँ पे फिर क्या होना था, सही होना था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होना था कि दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे। अगला इसमें 83 वाला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे चेन्नई होना था। अगर हम डेट्रॉइट की बात करें तो ये कहाँ का शहर होगा, ये यूएसए का शहर है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है जो यूएसए का डेट्रॉइट शहर है। तो इसी कारण से भारत में भी अगर हम देखें तो भारत में जो ऑटोमोबाइल है, कार उद्योग वगैरह, इसके लिए फेमस मुख्य रूप से वहां पर है तो वो चेन्नई है, इसलिए भारत का डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको, चेन्नई को, तो इसका ए राइट आंसर यहां पे होना था। अगला इसमें 84 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा सही यहाँ पे सुमेलित होगा। पहला यहाँ पे बैली डीलाजी खान है, तो ये कहाँ पर स्थित होगी, तो ये है कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ में होगी, ठीक है। बैला डीला जो खान है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज यानी कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लो अयस्क के लिए, और ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो लोहरदगा, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे पड़ेगा, ये झारखंड में स्थित यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर हम लोहे की यहाँ पे है अगला लोहा
कोडर्मा वाला तो ये गलत हो जाएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए नहीं, बल्कि ये माइका या जो अब्रक होता है इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये भी कहाँ पे पड़ेगा? ये झारखंड में पड़ेगा, झारखंड। और उसके बाद तीसरा डी वाला इसमें अब्रक तलचर, तो ये अब्रक के लिए तलचर नहीं है, बल्कि ये किसके लिए है? ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे पड़ेगा? ये तो ये उड़ीसा में पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर इनका राइट आंसर अगर हम देखें तो राइट आंसर होना था कौन सा? बी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, तो बाकी इसे लोहरदगा जो है इसे बॉक्साइट टाउन भी इसे कहा जाता है, बॉक्साइट टाउन। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ये मिलाने थे हमें यहाँ पे। अगला है 85 वाला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक, एक वर्ष में 8 महीने, एक वर्ष में 183 दिनों से कम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था वो यहाँ पे होना था सी राइट आंसर होना था। यानी कि अगर एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक वह काम करता है तो उसे कहते हैं क्या? मुख्य श्रमिक उसे कहा जाता है, मुख्य श्रमिक। अगर उसे 183 से अधिक दिन उसे काम मिलता है तो उसे मुख्य श्रमिक कहा जाएगा। और अगर 183 दिनों से कम उसे काम मिलता है तो उसे क्या कहेंगे यहाँ पे? तो सीमांत श्रमिक, सीमांत श्रमिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था सी। अगला है 86 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये चीनी यात्री तो होता है, लेकिन हर्ष के शासनकाल में ये भारत नहीं आता है, बल्कि ये किसके समय में आता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत आता है। तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा वाला है कि वैनसा ने एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो यानी कि ये भी चीनी बौद्ध तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भारत नहीं आते हैं, बल्कि ये किसके समय में आते हैं? तो ये हर्षवर्धन के समय में ये भारत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन क्या होने थे? दोनों के दोनों कथन यहाँ पे गलत है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या है? गलत है। तो हमें बताना था यहाँ पे क्या कि निम्न इसमें से सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होना था उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 87 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो सरकार घाटे का बजट कब चलाएगी? जब क्या होगा? राजस्व कम प्राप्त होगा और सरकार को खर्चा अधिक करना पड़ेगा, तो तभी सरकार घाटे का बजट वहां पे चलाएगी। तो इसमें से हमें बताना है कि जब सरकारी राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है, यानी कि जो राजस्व व्यय है वो अधिक हो जाता है, जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर होता है, या जब सरकारी व्यय और राजस्व दोनों शून्य होते हैं, या जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। तो यानी कि जितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट का, उससे ज्यादा सरकारी व्यय हो जाता है, तो तभी सरकार क्या होगा? घाटे का बजट यहाँ पे चलाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी वाला होना था। यानी कि जब सरकारी व्यय क्या होगा? सरकारी व्यय अधिक होगा, यानी कि किससे अधिक होगा? तो राजस्व से अधिक होगा। जितनी इनकम है उससे ज्यादा व्यय खर्चा हो रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए कि गवर्नमेंट को 800 करोड़ रुपए का वहां पे क्या हो रहा है? राजस्व प्राप्त हो रहा है, और सरकार खर्चा कर रही है लगभग 1000 करोड़ वहां पे खर्चा कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरकार घाटे का बजट चलाएगी। और कितना घाटा यहाँ पे गवर्नमेंट के उसमें होगा? तो यानी कि 2000 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 करोड़ घाटे में यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, यानी कि घाटे का बजट यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे डी होना था। अगला है 88 वाला है कि संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो स्वतंत्रता प्राप्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इस समय संविधान का कौन सा सत्र चल रहा था? तो मुख्य रूप से अगर हम देखें संविधान के जो सत्र चलते हैं, तो ये सत्र यहाँ पे 11 सत्र होते हैं, कहीं कहीं आपको 12 सत्र भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक इसमें होती है, तो अंतिम बैठक होगी वह होगी कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यानी कि कहीं जगह ये अंतिम बैठक इसको माना गया है। तो वैसे सत्र 11 यहाँ पर होंगे, और अगर इसको भी जोड़ दिया जाएगा तो तब 12। तो यहाँ पर हमें बताना था कि इस समय कौन सा सत्र चल रहा था। तो इसका ए राइट आंसर यहाँ पे होना था कि इस समय 5वां सत्र चल रहा था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला है 89 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय निकालने की 3 मुख्य विधियां होती हैं, व्यय विधि होती है, उत्पादन विधि होती है और आय विधि होती है। लेकिन यहाँ पर बैंकिंग विधि इसका नहीं होगा, तो ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होना था। तो जब भी क्या होगा, यानी कि नेशनल इनकम निकालनी है, तो एक वित्तीय वर्ष में देखा जाता है कि कितना खर्चा वहां पे हो रहा है, उसके यानी कि व्यय के माध्यम से
नेशनल इनकम को लगाया जा सकता है। ऐसे ही उत्पादन विधि, एक वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, तो उसके आधार पे आकलन राष्ट्रीय आय का निकाला जा सकता है। और ऐसे ही आय के माध्यम से कि एक वित्तीय वर्ष में कितनी इनकम हो रही है, तो उसके माध्यम से राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है, लेकिन बैंकिंग विधि इसका नहीं होना था, तो ए राइट आंसर था यहाँ। 90 वाला क्वेश्चन है, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा। तो यानी कि अगर ये क्या है, ये सार्वजनिक महत्व की जो स्थल है, इन पर अगर कोई लिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य वहां पर है क्या, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना। तो यही इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ पे प्रावधान है, तो ये भाग 4 के ए में ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, और आर्टिकल 51 के ए में ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 91 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में अपना पहला यूरोपीय किला बनाया था। तो पहला यूरोपीय किला यानी कि जो सबसे पहले यूरोपीय भारत में आते हैं वो पुर्तगाली ही भारत में आते हैं, और पुर्तगालियों के द्वारा यानी कि 1503 में सबसे पहले कोची या कोचीन में अपना किला यहाँ पे या अपनी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की जाती है 1503 ईस्वी में। ऐसे ही डचों की बात करें तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1505 ईस्वी में ये अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। और ये कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करेंगे, तो ये मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम पड़ेगा कहाँ पे, तो मसूलीपट्टनम में ये अपनी पहली फैक्ट्री, और ये पड़ेगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ऐसे अंग्रेजों की बात करें तो ये पहले तो सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की ये बात करते हैं, लेकिन वहां पर इनको अनुमति बाद में प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद 1611 ईस्वी में ये मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित कर देते हैं मसूलीपट्टनम में। और उसके बाद जो वास्तविक रूप से फिर 1613 में सूरत में इनकी फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित हो जाती है। फ्रांसीसी की बात करें तो इन्होंने 1668 ईस्वी में 1668 में यहाँ पे ये अपनी जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो ये सूरत में अपनी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित करते हैं। ठीक है, तो पुर्तगालियों का यहाँ पे डी राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला इसमें 92 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये प्रथम क्या है, ये आंतरिक ग्रह है। ये बिल्कुल सही है कि ये आंतरिक ग्रह है, लेकिन ये गैसीय अवस्था में नहीं होंगे, बल्कि ये किस अवस्था में होंगे, ये ठोस अवस्था में होंगे। ठीक है, तो यहां तक सही था, आंतरिक ग्रह है लेकिन ये ठोस अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में नहीं होंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। कथन 2 है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी कि बाहरी या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह इन्हें कहा जाता है, ये है, तो ये सही हो जाएगा, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ये ठोस में नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे किस अवस्था में होंगे, ये गैसीय अवस्था में हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे क्या होते, यहाँ पे असत्य थे या गलत थे। तो केवल एक नहीं, केवल 2 हमें यहाँ पे सही बताना है, सत्य है। यहाँ पर है न तो 1 और न ही 2, तो यानी कि ये सही यहाँ पे होना था। डी वाला है कि दोनों कथन असत्य है, ये यहाँ पे असत्य नहीं होना था, बल्कि यहाँ पे क्या होना था, सत्य है। तो फिर इस आधार पे अगर हम देखें तो इसका सी राइट आंसर यहाँ पे होना था। न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है कि इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। अगला है 93 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से खगोलीय दूरी को मापने की इकाई कौन सी है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई पार्सेक है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जो होता है, इसके द्वारा भी खगोलीय दूरी मापी जाती है, लेकिन यहाँ पे समुद्री मील नहीं है। ये किसकी, ये जो समुद्रीय दूरी होती है, समुद्रीय दूरी, इसको मापने की इकाई है समुद्री मील। ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, जिसे समुद्री जो मील या समुद्रीय दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। ठीक है, या नॉटिकल माइल। तो इसमें क्या होना था, ए और बी दोनों सही है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला देखते हैं, इसमें 94 वाला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होगा, तो ये पर्यावरण से संबंधित है, और ये मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये मॉन्ट्रियल जो पड़ेगा ये कनाडा में पड़ता है। तो यहाँ पर एक विश्व के देशों का सम्मेलन यहाँ पे होता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके उत्सर्जन को रोकना और ओजोन परत के क्षय को रोकना, यानी कि ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। और इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसें या CFC वगैरह ये गैसें हैं, इनके उत्सर्जन से ओजोन परत को क्षय यहाँ पे या नुकसान हो रहा है, तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसी से संबंधित ये होता है। तो ए इसका राइट आंसर था।
95 वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी पथ की विद्युत परिपथ के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि आईसी जो चिप होती है उसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में होता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर होना था तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। अगर पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग होता है? यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का होता है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग यहाँ पे होगा। दूसरी पीढ़ी में होगा तो ट्रांजिस्टर, इसका प्रयोग होगा। और चौथी पीढ़ी में होगा VSLI, इसका प्रयोग यहाँ पे होगा। तो इसका VLSI, ठीक है, इसका होना था VLSI, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। अगला है इसमें 96 वाला क्वेश्चन है, प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये क्या हो जाएगी? ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था सी, कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। 97 वाला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ पर होती है? तो ये वाराणसी में होती है मध्य क्षेत्रीय परिषद। और इसका मुख्यालय, अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? तो इसका प्रयागराज या इलाहाबाद में इसका हेडक्वार्टर होगा। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो यूपी हो गया, MP हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे? इस मध्य क्षेत्रीय परिषद के ये राज्य हो जाएंगे। तो अभी ये वहाँ पे बैठक हुई। बाकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो देश का जो गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर, वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद होती है, रीजनल काउंसिल जिन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होना था। 98 वाला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो SDG सूचकांक है, तो वहां पर 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को पहली बार टॉप 100 में जगह मिली है। तो भारत का जो स्थान है वो 99वां भारत का स्थान यहाँ पे हो जाएगा। और इससे पहले अगर भारत का 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में भारत का जो स्थान होता है वो 109वां भारत का स्थान था। और इस समय अगर हम बात करें 2025 में, तो भारत यानी कि टॉप 100 में पहली बार यहाँ पे पहुंचा है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था 99। अगला है 99 वाला क्वेश्चन है, CBSE वर्ष 2026 से किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार आयोजन करेगा? तो इसमें 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो इसका राइट आंसर बी था, केवल और केवल 10वीं की बात यहाँ पे आई है कि 2026-27 से जो ये बोर्ड परीक्षा होगी ये साल में 2 बार होगी। तो 20 इसका राइट आंसर होना था। लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये देहरादून में हुआ है अभी। तो पर्यावरण मंत्रालय जो है उसके अधीन ही ये यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। तो देहरादून इसका राइट आंसर होना था। और ये हुआ है यहाँ पे 25 से लेकर 27 जून के मध्य। तो इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे सी। तो आज के लिए इतना ही।